हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लियर डी के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हमारे पास न्यूक्लियस जो होते हैं, हमने एक स्टेबिलिटी बेल्ट के बारे में पढ़ाई किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, पूरा जो बैकग्राउंड है वो प्रीवियस वीडियो पे डिपेंडेंट है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हमारे पास आइसोटोप्स हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रॉन्स बेसिकली हो सकते हैं कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो या रिक्वायरमेंट से कम हो। हमने वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको कहते थे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। ओके, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, आइडियली न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बट जब हैवियर न्यूक्लियस होते हैं अबव एटॉमिक नंबर 20, किसी का मेरे पास मैसेज आया था, किसी ने कमेंट किया था ऐसे 20 के बाद ऐसा क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स की जरूरत ज़्यादा पड़ने लग जाती है। देखो, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका एक एरिया या उसकी एक रेडियस फिक्स होती है, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम फर्मी लेवल पे कहते हैं। अब इसके अंदर अगर 20 प्रोटॉन तक आते हैं तो उन 20 प्रोटॉन का जो आपस में रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन, उसको कंट्रोल करने के लिए 20 न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर वहाँ इंक्रीज होने लग जाते हैं तो उतने से ही वॉल्यूम में, उतने वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड कि एक प्रोटॉन के ऊपर उतना चार्ज होता है, दैट्स प्लस 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। सो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे रिपल्शन फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रिपल्शन, कहते हैं ना, एक होता है एक लिमिट जिसको क्रॉस करते हैं, जैसे हम इलास्टिक लिमिट पढ़ते हैं, या एक बोलते हैं ना जिसको थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद वो पार हो जाता है, रिपल्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वी वांट मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू क्वालिटेटिवली। इसके पीछे का जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होंगे या मैथमेटिकल रीजंस होगा उसको प्रोबेबली मैं आने वाले वीडियोस में बना दूंगा आप लोगों के लिए। ना इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि अगर मान लो मेरे पास कोई न्यूक्लियाई है जो अनस्टेबल है। हमने पढ़ा था, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि प्रीवियस वीडियो का मैं एग्जांपल उठाता हूं, हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं कि 50 है, तो आइडियली उसको 50 न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। देखो, यहाँ पे मैं प्रोटॉन लिखूंगा और यहाँ पर मैं न्यूट्रॉन लिखूंगा, ठीक है, अभी के लिए, फिलहाल के लिए। एक्चुअली ऊपर जो आना चाहिए वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आना चाहिए, दैट शुड बी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आइडियली इट शुड बी 50 + 50, तो आंसर ऊपर 100 आना चाहिए। बट थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर न्यूट्रॉन लिखता हूँ और नीचे प्रोटॉन लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर मेरा मेटल है, यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन अगर 50 है तो न्यूट्रॉन भी मेरे पास 50 होने चाहिए थे। बट हमने देखा था कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। मान लेते हैं ऐसे हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं मेटल के। एक ऐसा मेटल होगा जिसके पास 50 होगा, एक मेटल होगा जिसके पास प्रोटॉन 50 होगा, और एक मेटल होगा जिसके पास प्रोटॉन 50 होगा। एक मेटल होगा जिसके पास प्रोटॉन 58 होगा, एक में होगा जिसमें 56 होगा, और एक में होगा जिसमें 60 होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे आइसोटोप में इसमें से उसको ढूंढेंगे जो सबसे स्टेबल है। मान लेते हैं ये वाला आइसोटोप जो है वो हमारा वो स्टेबल आइसोटोप है। अब इससे क्वेश्चन ये उठता है कि जो 60 वाला आइसोटोप है क्या वो अनस्टेबल है, या 56 वाला जो है वो अनस्टेबल है? जी हाँ, उसमें से एक आइसोटोप होगा जो स्टेबल होगा, बाकी के जो 2 आइसोटोप होंगे वो अनस्टेबल होंगे, और वो आइसोटोप्स अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका भी N/P का जो रेशियो आएगा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, और इसका भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि एटॉमिक नंबर 50 है, न्यूट्रॉन शुड बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं तो वो न्यूक्लियस के अंदर लड़ाई हो जाएगी प्रोटॉन प्रोटॉन की। वी नीड टू जस्ट काम डाउन, ठीक है, उनको ठंडा करना है, तो वी नीड मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, मैंने कह दिया न्यूट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, बट कितने न्यूट्रॉन्स होने चाहिए? देयर इज अ लिमिट ना। तो हमको ये पता चलता है कि 58 इज द आइडियल कंडीशन, कि 58 होने चाहिए तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो 60 और 56 दोनों केसेस में वो अनस्टेबल होगा। अब जब मैं आपसे कहूंगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रॉन्स उसके अंदर आ गए हैं। और जब मैं इसमें कहूंगा दैट न्यूट्रॉन्स आर लेस, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने नहीं आए हैं, न्यूट्रॉन्स कम है। तो दोनों केसेस में मेरा जो ये आइसोटोप है, ये जो मेरा आइसोटोप है, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस अपना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की उसकी सिचुएशन उस समय क्या है। हो सकता है वो अल्फा डीके करे, हो सकता है वो बीटा डीके करे, हो सकता है वो गामा डीके करे, पॉजिट्रॉन एमिशन करे, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे। सो दीज आर 5 डिफरेंट वेज जिसके थ्रू वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। अब देखो, इसमें विच एलिमेंट या कौन सा आइसोटोप क्या करेगा वो डिपेंड करता है कि उस समय उसका सिचुएशन क्या है, उसमें कितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स है, कितने ज़्यादा प्रोटॉन्स, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दैट डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रॉन। आप मुझसे पूछोगे सर बताओ आयन का एक आइसोटोप क्या करेगा, तो दैट डिपेंड्स कि उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा है कि न्यूट्रॉन कम है, रिक्वायरमेंट से, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा है कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है। तो दैट ऑल डिपेंड्स। अब मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लूँगा यहाँ पे मैं, ओके। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि ये क्या होता है और कैसे होता है। पर्टिकुलरली जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा इसके बाद, वहाँ पर मैं विद एग्जाम्पल्स आपको लेके बताऊँगा
बताऊंगा कि अगर मान लो मेरे पास एक अल्फा डीके है तो अल्फा डीके का एक एग्जांपल बता दो मुझे क्या होता है। फिर अगर मैं कहता हूँ बीटा डीके है, बीटा डीके का एक एग्जांपल बता दो और बीटा डीके क्यों हो रहा है, कैसे हमें पता चला कि उसके अंदर बीटा डीके होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फा, क्योंकि तो हमको पहले पता होना चाहिए कि डीके कितने टाइप के होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले अल्फा डीके। देखो अल्फा डीके तब होता है जब मेरा एटम बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन को कन्वर्ट करके गेम खेलना पॉसिबल नहीं है। तो वो न्यूट्रॉन, वो एटम क्या करता है, अपने अंदर से एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट मतलब 2 प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, 2 न्यूट्रॉन को। आप इसको ऐसे समझो, एक घर है जिस घर में कुछ परिवार के लोग रहते हैं और उस घर के अंदर भाई रहते हैं, ठीक है, देयर आर ब्रदर्स। अब भाइयों में आपस में लड़ाई होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में भाई है। एक भाई होता है जो शांत होता है और एक भाई होता है जो आपस में लड़ते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन की जब लड़ाई होती है तो न्यूट्रॉन उनको शांत करने की कोशिश करता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो जरूरत पड़ती है दैट डिपेंड्स कि प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है। 20 तक जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं। 20 के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जरूरत ज़्यादा पड़ने लगती है क्योंकि लड़ाई कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो उनको शांत करने के लिए। आई एम जस्ट टेकिंग एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन यू दिस स्टफ। अब मान लीजिए मेरा एक एटम है जो बहुत हैवी हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इतने ज़्यादा हो गए कि वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा फोर्स आ गई है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन फैक्टर जनरेट हो गया है। उस पर्टिकुलर केस में मेरा न्यूक्लियर क्या करेगा, सोचेगा क्या मैं एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बैलेंसिंग हो सकती है, क्या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दूं तो बैलेंसिंग हो सकती है, कि क्या एक काम करता हूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को घर से ही बाहर निकाल देता हूं। तो ऐसे केस में जहां पर मेरे न्यूक्लियस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है अपार्ट फ्रॉम रिमूविंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन आउट ऑफ इट्स न्यूक्लियाई, हम उसको कहते हैं अल्फा डीके। देखो जब अल्फा डीके होता है किसी भी एटम के अंदर, तो अल्फा का पहले समझ लो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियाई। यूजुअली आपने अगर हीलियम का एटम देखा हो, हीलियम एटम, तो उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से। अब मान लो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो, यू जस्ट रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद जो आपके पास ये जो चीज़ बचती है जिसको हम कहते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, तो जिसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल इज वेरी हैवी क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का वो बना होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो अब सोचो अगर मेरे पास एक एलिमेंट है X जिसमें Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि हम जो केमिस्ट्री लिखते हैं, नॉर्मल केमिस्ट्री, उसमें हम नीचे A लिखते हैं, Z लिखते हैं। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ठीक है हम लोग अभी फिलहाल Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान के चलेंगे और ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन लिखते हैं। तो जब इस एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, समहाउ ही वांट्स टू गेट क्लोजर टू द स्टेबिलिटी बेल्ट। आई होप आप लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा जहां मैंने आपको बताया आइडियली ऐसा होना चाहिए, बट 20 के बाद स्टेबिलिटी बेल्ट जो इस तरीके से चली जाती है, तो जो न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट के आसपास आएगा या इस पे आएगा, मतलब वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। दिस इज बाय प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो हमने ढूंढ के निकाला है कि इतने प्रोटॉन के लिए इतने न्यूट्रॉन की जरूरत है, इतने प्रोटॉन के लिए इतने न्यूट्रॉन की जरूरत है, 20 के लिए इतने की जरूरत है। अगर कोई न्यूक्लियस ऊपर नीचे या बहुत दूर है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशियो तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इस रेशियो तक पहुंचने की कोशिश करेगा। एंड इन दैट प्रोसेस वो कुछ भी एक कोई प्रोसेस अपना सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो कितना दूर है, कितनी उसको जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। दैट डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर। ओके, तो अगर मान लो अल्फा पार्टिकल कोई न्यूक्लियाई अपने में से एमिट करता है तो उस न्यूक्लियाई पे असर क्या होता है। मान लीजिए ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट मतलब जो मेन न्यूक्लियाई था। अब इसने अल्फा पार्टिकल निकाला, दैट सिंपली मीन्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन गायब हुए, तो इसका वजन कम हो जाएगा। जी हाँ, कितना वजन कम हो जाएगा, 4, बिकॉज 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मतलब था 4 यूनिट, 4 AMU। आई होप यू नो प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU। हमने इसको लिखा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 1 AMU होता है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो उसका वजन 4 से कम हो जाएगा, 4 यूनिट्स कम हो जाएगा। A ओवर ईयर इज एटॉमिक वेट, और ये हमेशा किस में एक्सप्रेस किया जाता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड मास, जिसको हम UV कहते हैं। तो अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसका जो वजन है वो 4 से कम हो जाएगा। व्हाट अबाउट, अब देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकले ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितने से कम होगा, 2 से, बिकॉज 2 प्रोटॉन गए हैं। तो ऊपर का वजन 4 से कम हुआ बिकॉज 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकले हैं, तो अपन ऊपर वजन की बात करते हैं, और नीचे 2 प्रोटॉन। इसका मतलब अब जो नया एलिमेंट बनेगा वो मेरे ओरिजिनल एलिमेंट से 2 स्टेप पीछे का होगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होना रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर कम। अब तुम सोचो कि सर अगर 2 प्रोटॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या असर पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे क्या, जी नहीं। जब अगर 2 प्रोटॉन बाहर निकल के जा रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस में से बाहर निकल के जा रहे हैं, तो एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी वहाँ से कम होते हैं, क्योंकि अब नया एटम बन गया ना। अब सोचो मेरे पास एक एलिमेंट था कार्बन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस से आई हैव गॉट कार्बन।
ठीक है, ये एग्जांपल राइट नहीं बट मान लेते हैं, आपका कार्बन और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, प्रोटॉन कितने होते हैं इसके अंदर 6 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर 6। मान लेते हैं अगर ये अनस्टेबल होता, वैसे है नहीं, वैसे ये स्टेबल एलिमेंट है बट क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है और कॉमन है, काफ़ी यूज टू है हम इससे। मान लो ये अल्फा पार्टिकल निकाल देता है तो मुझे एक नया एलिमेंट मिलेगा। अब जो नया एलिमेंट मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले तो बताओ प्रोटॉन कितने होंगे, क्योंकि सर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे उसके अंदर 4, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके अंदर, न्यूट्रॉन भी हो जाएंगे 4, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्रोटॉन कम हुआ है तो इलेक्ट्रॉन भी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब वो कार्बन नहीं बचा। 4 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट कौन है, 4 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट हमारा जो होता है वो बेरिलियम होता है। तो अब कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन कन्वर्ट हो गया बेरिलियम में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन है तो नीचे 4 आएगा और 4 और 4 8 होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 8 होता है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखो 12 से कितना हो गया, 12 से 8 हो गया, 4 यूनिट कम हुआ, और प्रोटॉन 6 से कितना हो गया, प्रोटॉन 6 से 4 हो गया। तो कार्बन अब किस में कन्वर्ट हो गया है, बेरिलियम में। अब तुम सोचोगे सर ये तो ऐसा हो गया कि कार्बन अनस्टेबल था, स्टेबल होने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी बदल चुका है। जी हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। डीके की प्रॉब्लम यही होती है कि जब डीके होता है तो एटम अपना अस्तित्व खो देता है, एटम अपनी, कहते हैं ना, अब वो आइसोटोप उस एलिमेंट का आइसोटोप नहीं बनेगा। मतलब आप समझने की कोशिश करो, 3 भाई थे, देयर वर 3 आइसोटोप्स, एक जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो रिक्वायरमेंट थी उतने थे और वो स्टेबल था, एक आइसोटोप ऐसा था जिसमें न्यूट्रॉन्स बहुत कम थे और एक आइसोटोप ऐसा था जिसमें न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा हो गए थे। अब उसको भी स्टेबल होना था, उसको भी स्टेबल होना था। वो दोनों क्या करेंगे, वो स्टेबल होने के चक्कर में अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के साथ खेलेंगे, या तो कन्वर्ट करेंगे या तो रिमूव करेंगे, कुछ तो करेंगे, पर उस पूरे प्रोसेस में उनकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। अब वो मेरी बिरादरी के नहीं रहेंगे। अगर उनका प्रोटॉन का नंबर बदला तो वो बदल गए, अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर बदला तो उनका मास बदल जाएगा, प्रोटॉन चलो उतना ही रहेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका जो नया एलिमेंट आएगा वो पेरेंट, जिसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियर, इसको हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियर, क्योंकि ये मम्मी थी, पेरेंट थे, ये उसका बच्चा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया है, ठीक है। तो इफ दिस इज योर पेरेंट न्यूक्लियर, दिस विल बी द डॉटर न्यूक्लियर। डॉटर न्यूक्लियर 2 स्टेप पीछे होगा, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद 2 स्टेप पीछे चला जाएगा। 2 स्टेप पीछे जाके देखना वो एलिमेंट आपको मिलेगा, दैट इज आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर विद अल्फा पार्टिकल एमिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आप एक को एग्जांपल लेते समय मैं बताऊंगा, देखो इसमें अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ है। एंड डू रिमेंबर, ये एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा पार्टिकल एमिशन होता है तो मेरे एलिमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो मेरा एलिमेंट है इसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। मेरा जो एलिमेंट है वो उस पीरियड में 2 स्टेप पीछे चला जाता है, समझ में आया। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज बीटा डीके। देखो बीटा डीके तब होता है जब मेरे किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ, मैं कहूँगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर थोड़े से ज़्यादा ही हो गए। जैसे हम जो एग्जाम्पल ले रहे थे कि मेरे पास जो मेटल है उसका एटॉमिक नंबर 50 है और उसके पास 60 हो गए, तो प्रोटॉन्स कितने हैं उसके पास 50, न्यूट्रॉन कितने हो गए उसके पास 60। बट एक्चुअली न्यूट्रॉन्स होने कितने चाहिए थे, अगर 50 प्रोटॉन्स है तो न्यूट्रॉन्स होने चाहिए थे 58। तो अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इसमें 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब अगर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, सिंस उसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो वो अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा, इस चक्कर में, इस उम्मीद में कि शायद मैं स्टेबल हो जाऊं। और इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, अब देखो हमको पता है न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड प्रोटॉन हैज गॉट अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मेरे न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, अब हमको एक और चीज़ पता है, कोई न्यूट्रॉन जो होता है बेसिकली वो बना होता है और किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, ठीक है। न्यूट्रॉन इज नॉट अ लास्ट पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, बोसॉन्स, हेड्रॉन्स, बेरियॉन्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो वो न्यूट्रॉन क्या करता है, अपने अंदर से, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल बिकॉज इट हैज गॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे को बैलेंस करता है। प्रोटॉन इज पॉजिटिव बिकॉज उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाली जो क्वांटिटी होती है जिसको हम क्वार्क कहते हैं। आई होप इफ यू रिमेंबर, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया न्यूक्लियर केमिस्ट्री की सीरीज में जहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, क्वार्क्स के बारे में। तो हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर बेरियंस, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स एंड 3 क्वार्क्स के ऊपर चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है बिकॉज इट हैज़ गॉट एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड जो क्वार्क्स हैं उनके पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं और न्यूट्रॉन्स के अंदर बैलेंस हो जाता है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन अपने अंदर से कुछ नेगेटिव पार्ट को निकाल देगा। अगर न्यूट्रॉन अपने अंदर से नेगेटिव पार्ट को निकाल देगा तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर क्या बचेगा, बिकॉज देखो मैंने पहले ही कहा था इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट बैलेंस है, इसीलिए वो न्यूट्रल है। प्रोटॉन की प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव पार्ट एक्सेस में होता है और नेगेटिव पार्ट थोड़ा कम होता है, इसलिए उसके पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब मैं बहुत लेम तरीके से इसको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर इसमें से नेगेटिव पार्ट चला गया, डोंट यू फील इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट एक्सेस में बचेगा, दैट सिंपली मींस वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे यहाँ पे होता ये है, जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें से न्यूट्रॉन में से, न्यूट्रॉन जो आपका है कुछ पार्टिकल एमिट करेगा
एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में, और वो पार्टिकल क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जब ऑब्जर्वेशन किया हुआ तो पता चला वो जो नेगेटिव पार्टिकल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन जैसी हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन जैसी हैं एक्सेप्ट मास। इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट सम मास। यहाँ पे जो मेरा पार्टिकल निकलता है उस पर चार्ज नेगेटिव है बट इट्स अ मासलेस पार्टिकल, तो हमने उसका नाम रख दिया बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और इसको हम बीटा नेगेटिव कहते हैं क्योंकि एक और पार्टिकल होता है बीटा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो तो कह सकते हो इसका जुड़वा भाई होता है, उसको हम कहते हैं एंटी मैटर। मैटर एंड एंटी मैटर का हमारे पास फंडा होता है। तो ये जो मेरे पास पार्टिकल है वो अगर नेगेटिव है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, तो ये नेगेटिव पार्टिकल है जिसको हम बीटा एमिशन कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, जब बीटा एमिशन होता है तो बेसिकली होता क्या है, बीटा एमिशन के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ बाहर नहीं निकला है, यहाँ बाहर निकल के गया था, यहाँ कुछ बाहर निकला नहीं है, सब उधर ही है, बस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे बताओ Z का मतलब क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A का मतलब क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तुमने क्या किया, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब Z का वैल्यू बढ़ गया, अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे Z+1 आ जाएगा। ऊपर कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटॉन अगर बड़ा है तो न्यूट्रॉन कम हो गया, योर न्यूट्रॉन हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। तो जो ओवरऑल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो एडिशन है, जो टोटल क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड है, कुछ गायब नहीं हुई है, बस उसमें से निकल के बाहर क्या चला गया है, जो निकल के बाहर गया है वो बीटा पार्टिकल। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बिकॉज मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफर किया, तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। जैसे कुछ जगहों पे लिखी हुई थी कि एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, कुछ जगहों पे न्यूट्रिनो निकलता है, तो फाइनली मैंने बहुत सर्च करने के बाद कंक्लूजन पे आया कि एंटी न्यूट्रिनो ही निकलता है। जब भी बीटा पार्टिकल एमिशन होता है तो न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल होता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल हमारे पास दो फंडे होते हैं, तो न्यूट्रिनो का विच इज़ अ मासलेस चार्जलेस स्पीशीज, न्यूट्रिनो जो होते हैं वो मासलेस और चार्जलेस स्पीशीज होते हैं, तो उनका एंटी मैटर निकलता है विच इज कॉल्ड एज एंटी न्यूट्रिनो। नाउ डू रिमेंबर दिस, जब भी बीटा एमिशन होगा, बीटा निकला मतलब नेगेटिव निकला है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव क्यों निकला है, न्यूट्रल पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है, तो अपने अंदर से नेगेटिव हिस्से को निकाल के फेंक रहा है, एंड उस पूरे न्यूक्लियाई के अंदर क्या हुआ है, कुछ बाहर नहीं निकला है, सिर्फ न्यूट्रॉन बीटा पार्टिकल बाहर निकला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतने ही हैं, बस न्यूट्रॉन गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का नंबर 1 से बढ़ जाएगा और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उतना ही रहेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे मुझे आइसोमर मिलेंगे, क्या मिलेंगे मुझे, आइसोमर। देखने की समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये मेरे पास न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लिया है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उतने ही हैं, लेट मी इरेज दिस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उतने ही है, और यहाँ पे भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उतने ही है। ए कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं, तो वजन सेम है बट प्रोटॉन्स का नंबर बदल गया है। व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1, दे आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, and they will be called as isomers, कौन से आइसोमर्स, सेम वजन डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स, दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। ऊपर आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स का फंडा मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया करके मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली कुछ नहीं हुआ है सर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया जिससे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। हाँ, तो इसका मतलब तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो मेरा पेरेंट न्यूक्लिया था, हीलियम अल्फा पार्टिकल निकल रहा था तो 2 स्टेप पीछे चला जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन 2 निकल रहे थे, वजन को तो गोली मारो फिलहाल के लिए, प्रोटॉन 2 निकल रहे थे, 2 स्टेप पीछे। अब क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उतने ही हैं, बस न्यूट्रॉन गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन में आ गया, तो मेरी आइडेंटिटी बदल गई। अब मैं वो एलिमेंट नहीं हूँ जो पहले था, क्योंकि मेरे में प्रोटॉन बढ़ गया है, और प्रोटॉन बढ़ना मतलब एलिमेंट बदल जाना, क्योंकि केमिकल स्पीशीज की आइडेंटिटी किससे हम करते हैं, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। तो मैं एक स्टेप आगे चला जाऊंगा, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग विल बी दिस, एंड दे आर कॉल्ड एज आइसोबार बिकॉज सेम एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। आई होप तो याद रखना, जब भी बीटा एमिशन होता है तो हमें क्या मिलते हैं, आइसोबार्स, क्या मिलते हैं, आइसोबार्स। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर विद दिस। अब एक और आता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है, एक एटम है, मेटल नहीं एटम है मेरे पास, और वो काफ़ी स्टेबल है, मान लेते हैं कि वो 50 है और यहाँ 58 है। मेरे पास एक और मेटल है, ये 50 है और ये मेरे पास 58 है। अब बोलोगे सर दोनों सेम तो हैं, बट हैं, ये मान लेते हैं थोड़ा एनर्जेटिकली हाई है, थोड़ी हाई एनर्जी का है। हाई एनर्जी का मतलब अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। आप लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी का मैंने फंडा पढ़ाया था, जहाँ पे एटम न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी को रिलीज करता है ताकि वो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रख सके। तो यहाँ थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल है, तो दोनों सेम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उतने ही है, बस थोड़ा टेम्परेचर हाई है इसका, ये थोड़ा एनर्जेटिकली अनस्टेबल है, वेरेज ये काफ़ी स्टेबल है। तो जो एनर्जेटिकली अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है, अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है, वो क्या करेगी, वो अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको बाहर निकालेगी। किसको निकालेगी, एनर्जी को। तो हम उसको कहते हैं गामा रेडिएशन। क्या कहते हैं उसको, गामा रेडिएशन। अब मुझे बताओ क्या इसमें उस स्पीशीज़ का कोई चेंज हुआ, Z का वैल्यू भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ना न्यूट्रॉन को बदली किया, ना प्रोटॉन को बदली किया, ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर गए, एवरीथिंग इज इनसाइड। सिर्फ थोड़ा टेम्परेचर हाई था। आप लोगों ने अगर ये पढ़ा हो जबलॉन्स्की डायग्राम, तो हम कहते हैं ना सिंगल स्टेट ट्रिपल स्टेट, तो सिमिलर फंडा यहाँ पे है, मेटा स्टेबल स्टेट एक तरीके से कह सकते हो।
तो ये मेटास्टेबल स्टेट में, ये अनस्टेबल था, मेटास्टेबल स्टेट में था, एनर्जी रिलीज किया, स्टेबल हो गया। तो क्या मुझे x की जगह उधर y लिखना चाहिए? नहीं, मुझे x की जगह उधर क्या लिखना चाहिए? x ही लिखना चाहिए। सिर्फ इधर क्या डाल देना चाहिए? स्टार। सो ये अनस्टेबल स्पीशीज है, वो स्टेबल स्पीशीज है, तो सिर्फ एनर्जी एमिशन हुआ है। अब एक क्वेश्चन को समझना जरा ध्यान से। गामा रेडिएशन तभी होता है, गामा रेडिएशन तभी होता है जब मेरा अल्फा बीटा करने के बाद, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन सब कन्वर्ट करने के बाद, अब मुझसे पूछो आर यू स्टेबल, मैं कहूँगा नहीं अभी थोड़ी एनर्जी बची हुई है। एनर्जी बची है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैलेंस हो गए, हाँ सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैलेंस हो गए, हाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, एनर्जी बची है, निकाल दो। सो दैट टर्म उसी समय सिर्फ गामा रेडिएशन निकलता। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, कभी ऐसा नहीं होता अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ। अरे क्यों निकलेगा? अब तुम समझ रहे हो अल्फा बीटा गामा क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो बैलेंस करना होता है अपने को, उसको इस हिसाब से लाना होता है कि मैं स्टेबिलिटी बेल्ट के पास पहुंच जाऊं। उस चक्कर में हम अल्फा बीटा का पूरा प्रोसेस करते हैं। तो गामा रेडिएशन कब निकलता है? गामा रेडिएशन जब एनर्जेटिकली सब करने के बाद, लड़ाई झगड़ा शांत करने के बाद भी अगर थोड़ी एनर्जी बची है तो उसको रेडिएशन के फॉर्म में निकाल दो। समझ में आया? तो बात करते हैं अगले टाइप के एमिशन की। देखो अब तक हमने क्या देखा, अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो कुछ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जब बेरेबल नहीं होता है, तो वो एलिमेंट क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को बोलता है चल घर से बाहर निकल, ठीक है, निकाल देता सीधा। अगर सिर्फ न्यूट्रॉन थोड़ा बहुत ज़्यादा है, एक ही दो क्वांटिटी में अगर ज़्यादा है, मतलब एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन में कन्वर्जन करेगा, बीटा एमिशन करेगा, साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। अब फिर हमने देखा कि अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर थोड़ा एनर्जी बच जाती है तो गामा एमिशन कर देता है। अब अगर मान लो प्रोटॉन ज़्यादा है और न्यूट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कम है, तो अब मेरा एलिमेंट क्या करता है, स्मार्ट काम क्या करता है, प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दे। जो लड़ाई कर रहे थे ना, उनको थप्पड़ मार के चल शांत बैठ, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करेगा, प्रोटॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। और कैसे करेगा, अब दिमाग लगा लो, आप सोचो, जब न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन में कन्वर्ट होना था, तो न्यूट्रॉन में से बाहर क्या निकला, नेगेटिव पार्ट, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। अब अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में से बाहर क्या निकलना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट। कुछ तो प्रोटॉन का पॉजिटिव ही निकल जाए। अब मैं प्रोटॉन है, मेरे में शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है, आप मेरी शक्ति ही छीन लोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, न्यूट्रल। तो प्रोटॉन में से जो पार्टिकल बाहर निकलेगा उसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। तो याद रखना बहुत आसान है, पॉजिटिव में, प्रोटॉन में से क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन। अब प्रोटॉन का पॉजिट्रॉन ही चला गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब देखो याद समझने की कोशिश करो, बीटा मैंने यहाँ कहा था ना, इसको हम कैसे लिखते हैं पता है, इसको हम लिखते हैं बीटा नेगेटिव, इसको हम लिखते हैं बीटा पॉजिटिव। दे आर एंटी पार्टिकल्स। वाई दे आर एंटी पार्टिकल्स, ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका वजन भी जीरो, इसका वजन भी जीरो, सो सिर्फ दोनों के चार्ज में फर्क है। सो दे आर एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर, दे आर एंटी पार्टिकल। अब जो ये तो होता है ना, इसको तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लाइक। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसा, इलेक्ट्रॉन लाइक। तो हम इसको कह देते हैं ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज अपोजिट है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो याद रखना, उसमें क्या निकला था, एंटी न्यूट्रिनो, तो इसमें क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। अब ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रॉनो की थ्योरी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकती है, बहुत सारी बुक्स में नहीं देते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वो सिर्फ बीटा पार्टिकल और बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव लिख देते हैं। बट ये लिख लो आप, कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काम आ ही जाएगी कहीं ना कहीं पढ़ते इसमें। कुछ बुक्स में शायद आपको ये ना मिले, कुछ बुक्स में अगर मिलेंगी तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है। मैं पहले इसको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है, कहीं पर भी कंफर्म चीज़ें नहीं मिली मुझे ज़्यादा अच्छे से। बट एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो रिलीज होता है, ये इसलिए रिलीज होता है क्योंकि जब कैलकुलेशन किया गया तो देखा गया कि मास, कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, मास बिफोर एंड मास आफ्टर, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब ऑब्जर्वेशन किए जा रहे थे तो पता चल रहा है कि जो पहले मास था और जो बाद में मास था, दे ऑब्जर्व बीटा पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन को देखा, उन्होंने नए पार्टिकल को देखा, तो देखा दोनों का वजन तो ठीक है, पर थोड़ा बहुत वजन में कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो कहीं तो एनर्जी और उसके हम एनर्जी में और उसमें हम थोड़ा कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्रेडिक्ट किया गया कि कुछ अजीबोगरीब पार्टिकल और निकलता है, और वो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बाद में उसको हमने डिटेक्ट किया गया। पहले नहीं पता था न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो नाम का कोई चीज़ होती है, वो इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमको डिटेक्शन में मिला। ठीक है, अब पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होगा, सिंपल सा फंडा आप समझ लो क्या होगा। बीटा पार्टिकल में क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, तो एटॉमिक नंबर एक स्टेप बढ़ रहा था। अब क्या हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कम हो रहा है, प्रोटॉन कम हो रहे हैं, तो मेरी आइडेंटिटी पीछे चली जाएगी, यानी मेरा z का वैल्यू -1 हो जाएगा और यहाँ पे a रहेगा। तो इस केस में भी जो आपको मिलेंगे वो कौन मिलेंगे, आइसोबार्स। कौन मिलेंगे, क्योंकि वजन उतना ही रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उतने ही हैं, बस प्रोटॉन गॉट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का एक क्वांटिटी बढ़ा तो प्रोटॉन का एक क्वांटिटी कम हो गया, एडिशन तो उतना ही रहेगा। तो z -1 आएगा, यहाँ पर a आएगा, बीटा पॉजिटिव निकल के गया, पॉजिट्रॉन एमिशन जिसको कहते हैं, और न्यूट्रिनो निकल के गया। अब सिंपल स्टेटमेंट याद रखो, अगर मेरे पास एक एलिमेंट x है, अगर उसमें से बीटा नेगेटिव एमिशन होता है तो y जो मिलेगा वो आगे का मिलेगा, ठीक है। तो और अगर मान लो उसमें से एक बीटा पॉजिटिव एमिशन होता है तो जो y मिलेगा वो एक स्टेप पीछे का मिलेगा,
इतना याद रखना। और अगर हीलियम एमिशन होता है तो 2 स्टेप पीछे का मिलेगा, 1 स्टेप नहीं, फिर 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, क्योंकि उसमें से 2 प्रोटॉन निकलते हैं। पर हीलियम जब निकलता है तो आइसोमर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वजन भी कम होता है। इस पॉजिट्रॉन एमिशन और बीटा डीके एमिशन में वजन उतना ही रहता है, कैन यू सी, वजन उतना ही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का रेशियो उतना ही है, मतलब एडिशन उतना ही है, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बदल गई है। पर अल्फा पार्टिकल के डीके में क्या होता है, प्रोटॉन भी कम होता है और न्यूट्रॉन भी, और कम होता है मतलब निकल जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट न्यू टाइप ऑफ एलिमेंट मिलता है। इसीलिए अल्फा डीके जब होता है तो हमें पूरा ऑलमोस्ट न्यू टाइप का एलिमेंट मिलता है, जिसका वजन, जिसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। पर बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव एमिशन के अंदर क्या होता है, आपका जो पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर होता है उसका वजन उतना ही होता है, बस सिर्फ एटॉमिक नंबर बदल जाता है। नाउ द लास्ट थियरी, देखो ये प्रिडिक्ट किया गया था कि जब पॉजिट्रॉन एमिशन होता है, मतलब प्रोटॉन जब ज़्यादा होते हैं, तो मेरे न्यूक्लियर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है तो आई हैव गॉट 2 ऑप्शन, या तो प्रोटॉन के अंदर की पॉजिटिव चीज़ को बाहर निकाल दूँ, दैट इज पॉजिट्रॉन, या उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ को ले लूँ, कुछ नेगेटिव चीज़ को क्योंकि पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो या तो उस पॉजिटिव को ही बाहर निकाल दूँ तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, या तो मैं क्या करूँ, बाहर से नेगेटिव लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, के शेल, पहला ही शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे नज़दीक मेरा वही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं उस इलेक्ट्रॉन को ले लूँ अपने अंदर। जब मैं उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लूँगा तो मेरा प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और उस पर नेगेटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है के शेल कैप्चर थ्योरी। क्या कहा जाता है, के शेल कैप्चर थ्योरी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी भी कहते हैं। इवन दो ये जो थ्योरी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, वो न्यूक्लियर के अंदर समा नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है बेसिकली, इफ़ यू ऑल नो। तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है, बट हाँ बहुत हम इसको काफ़ी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत जगहों पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रोटॉन क्या करेगा, वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा कि अपने अंदर के पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालेगा। अब ये डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, किस प्रोसेस को करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है। इसको करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो छोड़, मैं इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो छोड़, मैं पॉजिट्रॉन को एमिट कर देगा। अब देखो आपका क्वेश्चन उठ सकता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी एनर्जी लगेगी, इज देयर सम फॉर्मूला? ऑब्वियसली न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स जब आप पढ़ोगे शायद तब आपको इसके कुछ फॉर्मूलेस मिल सकते हैं। बीइंग अ न्यूक्लियर केमिस्ट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अगला जो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये आता है कि सर मान लो अगर के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के मैंने अंदर खींच लिया तो वो के शेल में कौन रहेगा? हाँ, तो होता है ना, ऊपर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ पे जंप करना स्टार्ट करते हैं, एंड जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपर शेल से के शेल पे जंप करता है, एक्सरे एमिट करता है, लाइमन सीरीज में आता है। आई होप हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जब के इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होगा, इसलिए देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट लाइक अ बीटा पार्टिकल, जस्ट लाइक अ बीटा पार्टिकल। तो जब इलेक्ट्रॉन का कैप्चरिंग यहाँ पे होता है तो यहाँ जीरो नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे जीरो नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट सम मास, इट्स नॉट लाइक अ बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास अच्छा खासा होता है, 0.0005 के AMU के आसपास होता है, बट ठीक है हम उसको जीरो लिख सकते हैं एक तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ कैप्चर किया जाता है, तो मुझे क्या मिलता है, Y मिलता है, जिसका Z का वैल्यू 1 कम होगा। सीधी सी बात है, प्रोसेस तो वही हो रहा है ना, प्रोटॉन गॉट कन्वर्टेड, प्रोटॉन कम हुआ, न्यूट्रॉन का वैल्यू बढ़ गया, वजन उतना ही रहेगा पर प्रोटॉन कम हो जाएगा। और इसमें मुझे एक और ऐड करना चाहिए, क्या निकलता है, एक्सरे। वाई एक्सरे निकलता है, एक्सरे इसलिए निकलता है क्योंकि के शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो ऊपर का कोई तो कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। के शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो हो सकता है ऊपर का कोई एक इलेक्ट्रॉन वहाँ आके बैठ जाए, तो ऊपर जगह खाली हो जाएगी, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, नेचर के स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेचर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, स्ट्रे इलेक्ट्रॉन, वो वहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलती है, एक्सरे एमिशन मिलेगा। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद जब भी मैं आपसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन एमिशन, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, या मैं आपसे कहूँ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, मैं आपसे कहूँ न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो गई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पूरी चीज़ को जो है लिख लो, और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी पोस्ट है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है। आप इस पोस्ट को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जाके देख सकते हो, आप वहाँ से सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे थोड़ा वो जो इमेज है वो मैंने एक बहुत अच्छी वेबसाइट से ली है, जिस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, विद ड्यू क्रेडिट टू देम। मैंने वहाँ से उस पिक को निकाला है, तो आप वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ले सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो हैंडल है दैट्स केमिस्ट्री अनटोल्ड ओवर हियर, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, और जा ही रहे हो तो वहाँ फॉलो भी कर लेना, ठीक है। और इनकेस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, पहली बार मिल रहे हो मुझसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।